हाय गाइस, गुड इवनिंग। और आज हम लोग वही ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो इन द मीन टाइम अभी एक दो लोग का और आना बच रहा है ग्रुप में। गुड इवनिंग साक्षी। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। गुड इवनिंग केशव। तो चलो बच्चों, सब लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि लास्ट टाइम पे जो हमने सीखा था उसमें किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप चाहते हैं कि एक दो एग्जांपल्स और कर लें, एंगल्स ढूंढने में, किसी भी चीज में कोई भी तकलीफ हो तो आराम से पहले पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे। तो कोई शर्माने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बी वेरी फ्रैंक। थोड़ा सा मुझे पता है, मतलब टॉपिक ऐसा है कि टिपिकल है, थोड़ा दिमाग की दही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। अब वो इट्स पार्ट ऑफ जेई करिकुलम, उतना टफ भी नहीं है। एक बार समझ में आ जाएगा ठीक से तो हम कर लेंगे। अरे अनीशा देख, नेट बच्चों ये सबके लिए, मतलब अगर कभी भी आपके नेट में दिक्कत हो या आपको कुछ भी अगर, तो ऑलवेज आस्क फॉर द वीडियो रिकॉर्डिंग, है ना। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम ग्रुप पे नहीं दे सकते हैं। जिसको भी कुछ बच्चों ने मांगा था मैंने उन सबको दिया है, मतलब लिंक जिनको बच्चों को चाहिए था सबको मैंने यूट्यूब पे लिंक दे दिया था लास्ट क्लास का। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या इनफैक्ट हो सकता है कभी समझने में भी दिक्कत हो, नोट्स बनाने में दिक्कत हो गई हो, तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर द वीडियोस। आराम से आप ले लो, वो आप ही लोग के लिए, मतलब मुझे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो आप ही लोग के लिए है, आराम से बिना संकोच करे, बिना डरे पर्सनली मुझे बोल दोगे तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे भेज दूंगा, है ना। ग्रुप पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड सबके लिए अवेलेबल करवाएं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जिसको जरूरत है उसके लिए वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो अनीश, आगे से ध्यान रखना बेटा कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको उसी समय वीडियो लेक्चर के लिए पूछ लिया कर क्लास के बाद, क्योंकि अब वो पूरी सेशन में नहीं तो दिक्कत होगा। तो अगर सबको समझ में, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई प्रिज्यूम कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं वार्म अप के लिए एक दो क्वेश्चंस कर देता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम पे सीखा था उसी पे एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। ठीक, उसमें वापस से सब चीजें बहुत ध्यान से समझना कि किस तरह से हम एंगल्स ले रहे हैं। दो मेन कंसेप्ट होते हैं। एक तो आपको एंगल्स ढूंढने आने चाहिए, पर्टिकुलरली 0 से लेके 2 पाई तक, कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन से एंगल्स को सेटिस्फाई, मतलब कौन सा एंगल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और इसके लिए हम जनरली 2 स्टेप स्ट्रेटेजी लेते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम साइन चेक करके पता करते हैं कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। साइन चेक करके आप बताते हो कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो उसको हम थीटा लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लिखते हैं, थर्ड में पाई प्लस थीटा लिखते हैं, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो ये सबसे पहली चीज तो हम नॉर्मली ये चेक करते हैं कि जो भी आपका एंगल है, जो रेशियो है, वो कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे तो पता होता है फिर भी मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में कॉस। और साइन मतलब कोसेक भी हो गया, tan मतलब कॉट हो गया, और कॉस मतलब सेक भी हो गया। दूसरी चीज जो हम चेक करते हैं कि ये जो थीटा है, ये थीटा कैसे पता करते हो, ये सेकंड स्टेप हो जाता है कि थीटा की वैल्यू कैसे आती है। तो थीटा के लिए आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है, एफ थीटा, मान लीजिए आपको के दिया हुआ है, तो आप चेक करते हो कि एफ थीटा की वैल्यू मॉड के बराबर कब आती है। यहां से आपको थीटा पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं एक। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्व करना है कि कोसेक थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2/√3। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि भाई ये थीटा कौन सा होगा। तो मैं चेक करता हूं, मुझे दिखता है कोसेक की वैल्यू निगेटिव है। कोसेक की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल आएगा मेरे पास, कोसेक नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये एंगल जो भी है थीटा, ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि वहीं पे आपका कोसेक की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो आप देख रहे हो, साइन चेक करके
मैंने किस तरह से पता करा कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अब सवाल उठता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको सोचते हैं कि यार साइन थीटा की वैल्यू -√3/2 चाहिए। एक ही बात है, रेसिप्रोकल कर दीजिए। और साइन थीटा की वैल्यू यदि -√3/2, तो हम -√3/2 नहीं देखेंगे, हम इसके मॉड की वैल्यू चेक करेंगे, मॉड के की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां से बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी √3/2, यानी कि थीटा मुझे पता चल गया कि यार ये एंगल π/3 होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल π/3 होता, लेकिन एंगल तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया। अब यदि एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको π+θ लिखना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 2π-θ ये लिखना है। तो जो दो एंगल्स होते हैं जिनका साइन थीटा इसके बराबर आएगा, वो एंगल्स हैं 4π/3 और एक आपका हो गया 5π/3। बस अब तो खत्म हो गया। अब आपको एक सर्कल बनाना है, जो कि हमेशा बनाते हैं हम लोग। कोसेक कहाँ का डिफाइंड नहीं है, कोसेक इज नॉट डिफाइंड एट 0 एंड पाई। तो यहाँ पे ये दो हॉलो सर्कल बन गए, 0 पे और पाई पे। और ये दो एंगल्स आपने ढूंढ ही लिए थे, 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट, और एक आपने देखा था 5π/3 जो था फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे आपने ऐसा करा, आपके पास चार रीजन्स आ गए, 1 2 3 4। अब इनमें से कौन कौन से रीजन होंगे, वो मुझे पता है कि हमेशा ऑल्टरनेट चलते हैं। जितने भी रीजन्स होंगे वो ऑल्टरनेट चलेंगे। ऑल्टरनेट चलने के पीछे क्या कारण बताया था मैंने आपको, कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये बराबर क्वांटिटी में पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, बराबर क्वांटिटी में नेगेटिव आउटपुट देते हैं। तो ऑल्टरनेट बिहेवियर है इनका पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब इनमें से कहीं से भी कोई एंगल आप उठा लीजिए। जैसे हम वेरिफिकेशन के लिए एक एंगल उठा लेते हैं यहां से कि भाई हम π/2 पे वेरीफाई करके देखेंगे, ये वेरिफिकेशन के लिए। और वेरीफाई कहां करोगे, हम वेरीफाई करेंगे इस इनइक्वालिटी में। तो यहां पे वेरीफाई करके देख लो कि क्या π/2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको दिखता है कि कोसेक थीटा यानी कोसेक π/2 विच इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/√3, विच इज इन फैक्ट ट्रू। ये स्टेटमेंट तो सही है, 1 की वैल्यू -2/√3 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये जो एंगल आपने लिया था π/2, ये जिस रीजन में आ रहा है वो रीजन आंसर होगा। ऑल्टरनेट की वजह से अगला नहीं होगा, फिर होगा, और फिर से नहीं होगा। ये हमारे पास साइन स्कीम बन गई। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इक्वालिटी साइन भी चाहिए। तो आंसर आपका अब आ जाएगा फाइनल कि x की वैल्यू हो गई 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई पे ओपन, तो 0 + 2n पाई, कोसेक जो है वो 2 पाई पे रिपीट होता है, से लेके पाई + 2n पाई। मतलब सर जगह 2n पाई लगाना है आखिरी में, क्योंकि कोसेक आ रहा है, यूनियन 4π/3। अब ध्यान रखना 4π/3 क्लोज होगा, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है। तो ये आ जाएगा 4π/3 + 2n पाई से लेके 5π/3 +2n पाई। और सारे यूनियन एक साथ करने के लिए हम यहाँ पे एक बड़ा सा यूनियन लगा देते हैं कि भाई n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर डाल दीजिए और सबको यूनियन कर करके लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब अनीश का ये डाउट आ रहा है, सर इसमें अपन पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं या आंसर होगा या नहीं वो देख रहे हैं। इसमें बेटा हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे, इसमें हम देख रहे हैं आंसर होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो तब देखते हैं जब राइट साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्री में हमें बस ये देखना है कि जो एंगल आपने वेरीफाई करा, जैसे π/2 आपने वेरीफाई करा, कहाँ वेरीफाई करेंगे, जो ओरिजिनल इन इक्वेशन है वहां पे, इस जगह पे आप वेरीफाई करोगे। और अगर वो वेरिफिकेशन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा और फिर ऑल्टरनेट चलते रहेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी जो मैंने बॉक्स में बना रखी है वो होल्ड करती है या नहीं करती। ठीक है, चलो एक और जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी क्या है मतलब, फिर आगे अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो एक और एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 एक और देखते हैं। अब की बार tan या cot में से कोई ले लेते हैं। सपोज हम tan का ले लेते हैं, tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से -√3।
ठीक है, tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू -√3। सपोज हमको ये वाला देखना है। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यार ये थीटा कितना होगा, -√3 वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो उसके लिए मुझे चेक करना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट और थर्ड में tan नेगेटिव, वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे tan, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। तो एंगल जो है वो आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है एंगल की वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा, फोर्थ में होती है 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन ये थीटा कितना है ये मुझे ढूंढना है। तो थीटा के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे tan थीटा इज इक्वल टू -√3 इसका मॉड, ये बच्चों आपको दे देगा √3। और कौन सा एंगल का tan√3 आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो एंगल होता है आपका π/3। तो ये आपका थीटा हो गया। इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज हम मार्क करेंगे सर्कल बनाकर, उनमें से एक वैल्यू होगी पाई माइनस π/3 और एक होगी 2 पाई माइनस π/3। मतलब एक वैल्यू हो गई 2 π/3 और एक वैल्यू आपकी हो गई 5 π/3। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस अगर आप देखोगे तो पाई आएगा। ये tan और cot में हमेशा पाई आता है। इट इज इन केस ऑफ tan एंड इन केस ऑफ cot, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस पाई आएगा। पाई आने की वजह से, डिफरेंस पाई होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि tan कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो tan इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड इज नॉट डिफाइंड एट 3π/2। तो यहाँ पे तो हॉलो सर्कल और एक डायमीटर बन गया π/2 से 3π/2। दूसरा जो आपको मार्क करना है वो 2π/3 5π/3। और ये ध्यान रखना कि इनमें पाई का डिफरेंस होने की वजह से ये खुद एक डायमीटर बनेगा। तो ये वाली वैल्यू जो आपकी आई थी ये हो गई थी 2π/3 और ये वाली वैल्यू हो गई 5π/3। फिर से चार रीजन आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब चारों में से कोई एक कौन कौन से रीजन है वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए फिर हम एक एंगल उठा लेते हैं। सपोज हम यहाँ से ये 0 उठा देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए 0 डालते हैं। वेरीफाई कहाँ करोगे, वेरीफाई करोगे इसके अंदर। तो वेरीफाई करते हैं थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 रखने पे आता है 0, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, 0 इज लेस देन इक्वल टू √3। तो ये तो ट्रू है। यदि ट्रू है तो इसका मतलब आपने जहां से 0 उठाया था वो रीजन आंसर हो गया। अगला नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा। अब tan और cot के केस में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल का एडिशन होगा वो n पाई का होता है। और n पाई मतलब है कि आपको सिर्फ एक डायमीटर के अलोंग चलना है। तो मैं ये वाला सर्कल, सेमी सर्कल उठा रहा हूँ। पाई मतलब डायमीटर। तो tan और cot के केस में पूरा सर्कल नहीं घूमना, सिर्फ एक सेमी सर्कल घूमना है। सर हाँ बोलो। सर ये 0 लेस देन इक्वल -√3 होगा ना सर, तो फिर वो फॉल्स हो कौन सा, जाएगा। अच्छा ऊपर माइनस दिया था क्या, सॉरी। इसको बच्चों प्लस कर देता हूँ मैं, छोड़ो। रीजन ही चेंज हो नहीं गया तो ना फिर सर। तो वो फिर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को चेंज करते हैं आखिरी में। 0 लेस देन इक्वल टू -√3। तो ये बच्चों फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब हुआ कि ये उल्टे हो गए। अब फॉल्स मतलब हुआ कि आपने जो रीजन से एंगल उठाया था, आपने 0 यहां से उठाया था, तो ये वाला रीजन नहीं है। ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। एंड नाउ मैंने बताया tan cot के केस में सेमी सर्कल चलते हैं। इन केस ऑफ tan एंड cot आपको हमेशा सेमी सर्कल पे चलना है, क्योंकि आप n पाई ऐड करेंगे। तो सेमी सर्कल में ये वाला चल देता हूं। और इसमें आप देख सकते हो π/2 से 2π/3 तक की वैल्यूज आ रही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू n पाई प्लस π/2, क्योंकि π/2 पे हॉलो सर्कल बना हुआ है, से लेकर 2π/3 प्लस n पाई, फिर एक बड़ा सा यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा है, क्यूट सा मेथड है मेरे हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन इससे सिंपल तरह से आप सीख भी नहीं सकते हो, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब अनीश का एक डाउट और आ रहा था, एक बार लास्ट पटेल बता दो स्टेप। अनीश समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत?
ऊपर वाले का लास्ट स्टेप बता दूं? ऊपर वाले का लास्ट स्टेप, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये था आपका। तो इसमें लास्ट स्टेप में यार वही था कि हमको ये तो पता चल गया था कि ये वाला रीजन आंसर होगा और एक ये वाला होगा ऑल्टरनेट की वजह से। तो बस 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, 2n पाई जुड़ेगा, सेक, कोसेक, साइन, कॉस। इसमें आपको फुल सर्कल चलना पड़ता है। फुल सर्कल मतलब हो गया कि इसमें हम हमेशा 2n पाई ऐड करेंगे आखिरी में, जबकि tan और cot के केस में सेमी सर्कल चलते हैं, पाई करते हैं। तो इसमें हमको ये पूरा सर्कल ही चलना है, ये पूरा चलना है। तो आपका 0 से पाई तक का आंसर हो गया। 0 से पाई, 2n पाई जोड़ दिया दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे। यूनियन 4 पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3 वाला रीजन भी है, ये भी रीजन है। तो 4 पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3, 2n पाई तो जोड़ना ही जोड़ना है सब जगह पे। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। और बच्चों किसी को डाउट है तो आराम से बोलो। हाँ सर इस क्वेश्चन में सर जो क्वेश्चन करवाया था ना आपने सर, इसमें अपन 2 पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3 लेंगे कौन से वाला? सर। ये tan थीटा इज लेस tan देन थीटा में मतलब तुम कौन सा वाला लेना चाह रहे हो, यहाँ से 2 पाई बाई 3 से ये वाला? 5 पाई बाई 3 तक। हाँ ये लेना चाहते हो तो ले लो। उस केस में तुम्हारा आंसर जो आएगा वो इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा कि थीटा बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 से लेकर n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। बस फर्क इतना है कि आपको जो आंसर यहाँ n इक्वल टू 0 पे मिलेगा, वो आंसर यहाँ पे n इक्वल टू -1 पे मिलेगा। फिर जो यहाँ 1 पे मिलेगा वो यहाँ 0 पे मिलेगा, जो यहाँ 2 पे मिलेगा वो यहाँ 1 पे 2 पाई मिलेगा। बाई 3 आएगा ना कहाँ पे? सर? थीटा बिलोंग्स टू यूनियन n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। n पाई नो प्लस, सर, उससे पहले वाला। नो सर, ये वाले स्टेप में ही n। यस सर। नहीं बेटा ये तो 2 पाई बाई 3 क्यों आएगा? आप तो यहाँ से शुरू करोगे ना, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं यस सर। हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं। तो यस 2 सर। पाई बाई 3 से 3 पाई बाई 2 तक तो है ही नहीं, यहाँ तो क्रॉस लगा हुआ है। ये वाला हाँ रीजन तो है ही नहीं ना आपका आंसर। आंसर तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आ रहा है। यस ओनली सर। दिस आंसर इज एप्लीकेबल। ठीक है ना? सर हाँ बोलो। सर इसमें अपन मतलब सेमी सर्कल लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं? हाँ सेमी सर्कल कहीं भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। और सर ऊपर वाले में सर्कल लेंगे? ऊपर वाले में सर्कल लेंगे मतलब tan और cot में सेमी सर्कल पे चलना है, कोई भी सेमी सर्कल लो, आपकी मर्जी है, आंसर सब सेम आते हैं। और ऊपर जो साइन कॉस वाले इनमें फुल सर्कल पे चलना है, इसलिए इसमें 2n पाई जोड़ते हैं, और tan और cot में हमेशा n पाई जुड़ता है। ठीक है, और बच्चों किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? मतलब होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, मैं एक दो और सॉल्व कर दूंगा अगर आप चाहो तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं क्लियर है और आगे चलें, थोड़े से और एडवांस्ड क्वेश्चंस करें, तो फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई विल वेट फॉर अ मिनट, थिंक अबाउट इट केयरफुली। कोई भी कंफ्यूजन है आराम से पूछ लो। अगर समझ में आ गया है, आपको लगता है कि आगे प्रोसीड करें, तो यस टाइप कर देना जल्दी से। अच्छा शिवम इज सेइंग कि एक दो और कर देते हैं। चलो शिवम एक दो और करते हैं बच्चों। और आप लोग भी बच्चों साथ में पार्टिसिपेट करते रहो ना, जिन लोग को समझ में आ गया है वो लोग भी ट्राई करते रहना। डू नॉट रीड माई सोल्यूशन, आप अपने आप करके देखना कि आपका आंसर सही आता है नहीं आता। तो सपोज बच्चों अब हम सॉल्व कर रहे हैं cot थीटा इज ग्रेटर देन -√3। अब कुछ चीजें मुझे यहाँ से जो क्लियरली दिख रही हैं वो ये है कि एक तो ये क्वेश्चन में n पाई जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? साहब tan और cot दे रहे हैं तो n पाई ही जुड़ता है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि आप n पाई जोड़ोगे मतलब सेमी सर्कल में बात होगी। तो ये दो चीजें तो मुझे क्लियरली दिख रही हैं। अब मुझे ढूंढना है कि ये कौन सा एंगल है जिसका cot लेने पे -√3 आता है। तो अगर हम क्वाड्रेंट से चेक करें तो cot की वैल्यू नेगेटिव आती है, वापस से सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस थीटा,
और एक फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा पे। उसके लिए मुझे थीटा ढूंढना होगा। थीटा की वैल्यू हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हम देखते हैं कि यार कॉट थीटा की वैल्यू मॉड माइनस रूट थ्री कब आएगी, यानी कि रूट थ्री कब आएगी। इसका मतलब हुआ मुझे ढूंढना है कि tan थीटा 1/√3 कब आएगा। और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3 कब आता है? ये आता है π/6 पर। तो इसका मतलब जो हम ये सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल में कौन कौन सी दो चीजें बनेंगी? एक आपका बनेगा पाई माइनस π/6, एक बनेगा 2 पाई माइनस π/6। इन दोनों में डिफरेंस पाई का आया होगा। tan कॉट में हमेशा पाई का ही डिफरेंस आता है। तो 5 π/6 और एक हो गया 11 π/6। ध्यान रखिएगा ये डायमीटर बनेगा, है ना। अच्छा, कॉट दो जगह पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे, पाई पे। तो यहाँ पे होलो सर्कल बना दिए, 4 रीजन्स आ गए आपके पास। अब एक एंगल उठाना है और वेरीफाई करना है। कौन सा उठा सर देते हैं? हाँ बोलो। सर पिछले में आपने 5 π/6 11 π/6 जहाँ है वहां रखा था, तो सर वो वहां कैसे रख सकते हो आप? कहाँ पे? 5 पिछले, π/3, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब हम एक वेरिफिकेशन के लिए एक एंगल उठाते हैं। चलो ये π/2 वाला एंगल उठा लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। और वेरीफाई कहाँ करोगे? इस इन इक्वेशन में। इसमें वेरीफाई करके देखते हैं। कॉट π/2 ग्रेटर देन -√3। कॉट π/2 होता है 0, ग्रेटर देन -√3। तो ये तो ट्रू है, 0 की वैल्यू नेगेटिव से बड़ी होती है। तो ये आंसर है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। आपको चलना किस में? सेमी सर्कल में। तो मैं अब ये वाला सेमी सर्कल चलता हूं और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? n पाई प्लस 0 से लेके n पाई प्लस 5 π/6। ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन इंटरवल, एक बड़ा सा यूनियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x बिलोंग्स टू दिस। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया। अब समझ में आ गया सबको? क्लियर करो बच्चों, है ना, आराम से जल्दी जल्दी बताते जाओ। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल, कोई डाउट है आराम से पूछ लो, मतलब मेक इट वेरी इंटरेक्टिव। सर वहाँ 0 पे 2 पाई भी तो रख सकते थे ना, कहाँ पे? देखो जहाँ n पाई प्लस 0 यहाँ है। पे, अच्छा अगर हाँ देख तू 0 अगर 2 पाई रखना चाहते हो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप इंटरवल नोटेशन में ये तो नहीं लिख सकते ना 2 पाई से लेके 5 π/6। इंटरवल नोटेशन जब आप लिखते हो ए से बी, तो ए शुड बी अ स्मॉलर क्वांटिटी एंड बी शुड बी अ लार्जर क्वांटिटी। तो यस है ना, तो अगर आप यहाँ 2 पाई लिखना चाहते हो, तो आप कह रहे हो कि मैं इसमें 2 पाई जोड़ूंगा, तो फिर आप आगे। यहाँ भी 2 पाई जोड़ दो। यस सर यस। ठीक है, तो अगर आप इसकी जगह लिखोगे तो मे बी यू राइट इट एज n पाई प्लस 2 पाई से लेके n पाई प्लस प्लस 17 π/6, यस। है ना, ऐसा लिख सकते हो। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ ये अपन x बिलोंग्स टू यूनियन क्यों लिखते हैं, मतलब ये जो आपने लिखा हुआ है भाई, यूनियन इसलिए लिख रहे x हो क्योंकि बिलोंग्स टू। यूनियन के पीछे कारण क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये बार बार रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब ये 0 से लेके 5 π/6 तक तो एक आंसर होगा ही होगा, लेकिन tan की वैल्यू तो पाई पे रिपीट कर रही है, तो फिर अगला आंसर पाई से लेकर 11 π/6 तक भी होगा। फिर यूनियन ऐसे कर करके इनफाइनाइट टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको। अब ये देखने में क्या बहुत खराब लग रहा है, दिस इज नॉट अ वेरी एलिगेंट वे ऑफ राइटिंग। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं कि भाई एक साथ यूनियन लगा दिया, और इसका मतलब है कि आप n की अलग अलग इंटीजर वैल्यू डालते जाइए और बीच में यूनियन लगाते जाइए। तो अगर हमने n को 0 डाला तो ये आ जाएगा 0 से 5 π/6, है ना। n को 0 डाल के देखो, 0 5 π/6 यूनियन, फिर n की वैल्यू 1 डाल दो, यूनियन n की वैल्यू 2 डाल दो, यूनियन, इस तरह इन्फिनिटी तक चलते जाना है। ऐसे नेगेटिव साइड की वैल्यूज भी डालनी है। तो ये थोड़ा सा एलिगेंट अप्रोच होती है, मतलब ये थोड़ा सा देखने में मैथमेटिकली ठीक नहीं लगता कि ये डॉट 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 फिर यूनियन यूनियन लगे हुए हैं, खराब दिख रहा है देखने में। मतलब वही है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। एंड नाउ विल अंडरस्टैंड, अभी तक तो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो,
अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस में यदि एंड आ जाए, कॉमन वैल्यूज कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जैसे आपको अब x की फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्व, बहुत आराम से देखना, आसान है। आपको बताना है कि कॉमन सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x minus 1 equal to 0 and tan x plus root 3 less than equal to 0। तो आपको दो इक्वेशन दिए, 2 sin x minus 1 less than equal to 0, इसका मतलब हुआ sin x less than equal to 1 by 2, और एंड दूसरी इक्वेशन आपको दी है tan x is greater is less than equal to minus root 3। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है और वो वैल्यूज बतानी है जो दोनों में कॉमन है। तो अब बच्चों पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन में sin x आता है तो हम 2n पाई ऐड करते हैं, यदि tan आता है तो n पाई ऐड करते हैं। लेकिन यदि एक ही क्वेश्चन में sin और tan दोनों आ जाएं तब क्या करेंगे? तो यदि आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2n पाई और n पाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर हम 2n पाई ऐड करते हैं, क्योंकि tan की वैल्यू पाई पे रिपीट कर रही है तो 2 पाई पे भी रिपीट करेगी। जैसे अगर tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस x होता है हमेशा, लेकिन tan की वैल्यू हम ये भी तो लिख सकते हैं कि tan x इज ऑल्सो इक्वल टू tan 2 पाई प्लस x। तो tan के साथ खास बात क्या है कि वो नो डाउट पाई पे रिपीट होता है लेकिन 2 पाई पे भी रिपीट होता है, जबकि साइन कॉस सेक कोसेक जो है ये 2 पाई पे ही रिपीट होते हैं, ये पाई पे रिपीट नहीं होते। tan जो है वो पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे सब पे रिपीट होगा, जबकि साइन कॉस सेक और कोसेक ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे रिपीट होते हैं। तो 2 पाई पे दोनों सेफली रिपीट हो रहे हैं तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि ये 2n पाई ऐड होगा। 2n पाई मतलब आपको पूरा सर्कल चलना है, यू टू मूव द फुल सर्कल। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये सिंपली दोनों इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका देखो कैसे बनाते हैं फिगर। पहले मैं ये बच्चों लेफ्ट साइड वाली इन इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक ऑरेंज सर्कल बना दिया, और फिर बाद में मैं सॉल्व करूंगा tan वाली इन इक्वेशन, जिसके लिए मैंने फिर से ग्रीन सर्कल बना दिया है, और दोनों सर्कल एक साथ ही बनाने हैं आपको। ठीक है, ऑरेंज वाला साइन के लिए है और ग्रीन वाला tan के लिए, दोनों को सॉल्व करना है अलग अलग लेकिन बनाना एक साथ है। तो चलो पहले साइन x वाले पे चलते हैं। अब मैं साइन x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ चाहिए, तो आपने पता करा कि भाई साइन x की वैल्यू हाफ कब होती है, तो ये होती है पाई बाय 6, और दूसरी आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6। ऑरेंज वाले में दो ही रीजन है, एक ये एक ये। कोई भी एक एंगल पाई बाय 2 रख के देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। कहाँ पे वेरीफाई करेंगे? इस वाली इन इक्वेशन में वेरीफाई करा हमने, तो हमारे पास आता है साइन पाई बाय 2 यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2, विच इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। तो इसका मतलब पाई बाय 2 जो यहाँ पे था ये आंसर नहीं है, तो कौन सा आंसर हुआ? ये वाला रीजन, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन जनरली इसमें ऐसा अंदर मत बनाना, क्योंकि आपको ग्रीन वाले के लिए भी बनाना तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर रहे हैं हम। व्हाट वी डू इज अंदर ये राइट और रॉन्ग नहीं बनाते, हम सिंपली ये करते हैं कि जो रीजन आ रहा है उसको ऐसा करके शेड कर देते हैं। ये वाला रीजन पहले वाली इन इक्वेशन से आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ग्रीन वाले पे यानी tan x पे। tan x के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको देखना है कि tan कहाँ का डिफाइन नहीं है, तो यहां से लेके पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होता। फिर आप चेक करोगे कि tan x की वैल्यू -√3 कब आती है? नेगेटिव वैल्यू आएगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से tan x की वैल्यू √3 कब होगी? यानी x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा? पाई माइनस पाई बाय 3, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज प्लॉट करते समय थोड़ा सा सावधान रहना होगा हमको। 2 पाई बाय 3 मतलब हुआ 120 डिग्रीज।
अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 120 डिग्रीज। और ये जो 5 पाई बाय 6 आपने लिखा हुआ था यहाँ पे, ये 5 पाई बाय 6 मतलब था 150 डिग्रीज। तो ये एंगल बच्चों 120 डिग्रीज है, वो 150 डिग्रीज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये दोनों वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो आपको ये हिसाब लगाना है कि यार ये यहां से शुरू होगी वैल्यूज ना, ये इस तरह से बनेगी। ये वाली वैल्यू यहां पर आएगी 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 की वैल्यू 5 पाई बाय 6 से छोटी है, तो आपको ये इंश्योर करना है ये वैल्यू पहले आएगी, ये बाद में आएगी। और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5 पाई बाय 3। तो देखो tan के लिए फिर से आपके पास कौन कौन से रीजन हो गए? एक रीजन ये वाला है यहां से यहां तक का, फिर एक रीजन, फिर ये। और ध्यान रखना कि मुझे कॉमन यानी 2n पाई पे चलना है, पूरा सर्कल घूमना है मुझे। तो चलो अब tan के लिए ढूंढना शुरू करते हैं, कोई वैल्यू से वेरीफाई करते हैं। हम 0 रख के वेरीफाई कर रहे हैं, यहां से वी पुट 0 वेरिफिकेशन के लिए। 0 रख के हम देखते हैं तो आता है tan 0 लेस देन इक्वल टू -√3, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू -√3, जो कि ऑब्वियसली गलत है। फॉल्स है मतलब ये वाला रीजन नहीं है, 0 जिस तरफ था वो वाला रीजन नहीं है। तो कौन से वाला हुआ? ये वाला रीजन हुआ। ऑल्टरनेट चलेंगे ना, ये वाला रीजन हुआ। फिर ये वाला रीजन नहीं होगा, एक ये वाला रीजन होगा। चेक करके देख लो, है ना। 0 तो यहाँ पे था, तो 0 वाला रीजन नहीं है। 5 पाई बाय 3 से पाई बाय 2 वाला रीजन नहीं होगा। पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 वाला होगा, फिर ये नहीं होगा, अगले वाला होगा। वही फंडा है, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। नाउ वेरी केयरफुली ऑब्जर्व दैट कि कॉमन कौन सा है, कौन सा रीजन ऐसा है जो दोनों में शेडेड है। तो देखो बच्चों, दोनों में शेडेड रीजन में ये रीजन ऑरेंज में शेड नहीं हो रहा। पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 वाला रीजन जो है ये ऑरेंज में शेड नहीं हो रहा। आपका जो रीजन दोनों में शेड हो रहा है वो कौन से वाला हो रहा है? वो रीजन बच्चों शेड हो रहा है हमारा ये वाला। ये वाला रीजन देखो दोनों में शेड है। बाकी जो रीजन है वो दोनों में शेडेड नहीं है। दिस इज द ओनली शेडेड रीजन जो दोनों में कॉमन है। ये ऑरेंज वाले में भी शेड हो रहा है यहां से यहां तक का, और इस ग्रीन वाले में भी शेड हो रहा है। बाकी कोई भी रीजन ऐसा नहीं जो दोनों में शेड हो रहा हो। तो आपका कॉमन वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 3, ठीक है, प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई। एक बार आराम से देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर। सर हाँ बोलो। सर इसमें अपन ऐसे नहीं कर सकते थे क्या कि जैसे पहले अपन कर रहे थे अलग 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 करके, जैसे 10 हाँ ये नहीं, 10 में तो करा अपन करा तो बेटा करा तो हमने अलग अलग है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अलग अलग करने के बाद फिर उनको एक साथ कॉमन ढूंढने में दिक्कत होगी आपको। इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक बना देते हैं, उससे मुझे क्लियरली दिख जाता है कि कौन सा रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर जल्दी से दिख जाएगा आपको। कर तो अलग अलग ही सॉल्व रहे हैं हम लोग, कंसेप्चुअली तो अलग अलग ही सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कॉमन देखना है मुझे ना, बीच में एंड है। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे तो कॉमन ढूंढने में आसानी रहती है। तो सर इसमें अपन n का और 2n का अलग अलग करके नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अब क्योंकि 2n पाई तो आ ही गया ना भाई, मुझे ऐसी वैल्यूज देखनी है जहां पे sin x भी रिपीट हो, tan भी रिपीट हो। तो tan तो पाई पे रिपीट होता है, पाई पे रिपीट होता है, 2 पाई पे भी रिपीट होता है, 3 पाई पे भी रिपीट होता है, 4 पाई पे भी रिपीट होता है, एंड सो ऑन। हर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे tan रिपीट होता है। और साइन जो है वो 2 पाई 4 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे रिपीट होता है। तो 2 पाई ऐसी वैल्यू है जहां दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम 2n पाई पे चलेंगे। मान लो अगर एक जगह tan एक जगह cot होता तो फिर से हम n पाई पे चलते। अगर दोनों जगह साइन साइन होता तो फिर हम 2n पाई पे चलते। ठीक है, चलो बच्चों एक और देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पे वो लिख लीजिएगा आप, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है ना ये। तो सेकंड पार्ट में बच्चों इन इक्वेशन दी थी आपको 2 cos x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड sec x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। ये दो इन इक्वेशन थी।
अब फिर से एक जगह कॉस एक जगह सेक है, तो ये तो दोनों ही 2 पाई पे रिपीट होते हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर में 2n पाई जुड़ेगा, पूरा सर्कल चल रहा है और 2n पाई पे वैल्यूज रिपीट होंगी। तो सबसे पहले तो हम 2 cos x प्लस 1 वाले को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हुआ cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ठीक, आप में से बच्चों किसी का शायद माइक ऑन है तो प्लीज स्विच इट ऑफ, कोई डाउट हो तब ऑन कर लेना उसको। cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ये आपको सॉल्व करना है। इसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं। अच्छा, sec x का भी सर्कल अभी बना लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल चाहिए वो भी अभी बना लेते हैं, मार्क बाद में करेंगे लेकिन एक बना तो लेते हैं अभी से। अब देखो cos x की वैल्यू -1/2 चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? cos की वैल्यू नेगेटिव आती है आपकी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है जिसपे ये 1/2 देता? π/3। सेकंड क्वाड्रेंट पे हो जाएगी 2π/3, और आपकी एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी पाई प्लस π/3 यानी 4π/3। दो ही रीजन है, एक ये है और एक ये है, तो वेरीफाई करके देखते हैं। किससे वेरीफाई करेंगे? 0 डाल के देख लेते हैं। x को 0 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 0 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब 0 जो कि इस तरफ था, ये वाला रीजन आंसर होगा, तो हम इसको रीजन को शेड कर देते हैं। अच्छे से शेड करना है ना, कि ओवरलैप मतलब बाद में आपको दिख जाए कि यार ये रीजन आंसर है, तो इसको हमने शेड कर दिया। ये तो हो गया कॉस का काम खत्म। अब चलते हैं सेक पे। सेक के लिए आपको करना है सेक एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, सेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव कहां कहां पे आती? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का कॉस 1/2 आता? π/6, सॉरी π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ये बनेगा π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बनेगा आपका 2π माइनस π/3 यानी कि 5π/3। ठीक है, इसके अलावा sec इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड 3π/2। तो ग्रीन के लिए फिर से आपके पास देखो 4 रीजन्स हैं, यहां से यहां तक का है 3π/2 से 5π/3, फिर एक ये π/3 से 5π/3, π/3 से π/2, π/2 से लेके 3π/2, 4 रीजन्स हैं। वेरिफिकेशन करना है तो यहां से एंगल 0 डाल के देखते हैं। कहां पे वेरीफाई करोगे? तो x को 0 डाला तो हमारे पास आया 1 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब ये वाला रीजन आपका आंसर है। इसको शेड कर लो, अच्छे से शेड करना जिससे दिख जाए आपको, है ना, शेड करा हुआ दिख रहा है। और एक और रीजन जो आंसर हो सकता है, ऑल्टरनेट होते हैं, ये वाला है तो ये वाला तो नहीं होगा, π/3 से π/2 वाला नहीं होगा, फिर π/2 से 3π/2 वाला हो जाएगा। ये वाला रीजन हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो कि कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम कॉमन रीजन देखते हैं तो मुझे बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि देखो दिस रीजन इज कॉमन, ये रीजन दोनों में, फिर ये रीजन दोनों में। ठीक है, उसके बाद ये वाला रीजन भी दोनों में। तो ये 3 रीजन हमको आंसर में मिल गए। तो नाउ माय फाइनल आंसर लुक्स लाइक दिस, π/2 से लेके 2π/3, ध्यान रखना है 2n पाई ऐड होगा, π/2 पे होलो सर्कल,
2π/3 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्लोज्ड यूनियन। फिर मुझे दिख रहा है 4π/3 से 3π/2, यूनियन। और फिर मुझे दिख रहा है 5π/3 से π/3, लेकिन ये तो टेक्निकली गलत हो जाएगा। 5π/3 से π/3 थोड़ी लिख सकते हैं, तो बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेंगे, π/3 प्लस 2π। तो अब बच्चों आपका दूसरा एक और इंटरवल आ जाएगा, 5π/3 प्लस 2nπ से लेकर 7π/3 प्लस 2nπ। ठीक है, और फिर एक बड़ा सा यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सर हाँ बोलो। ये अपन ऐसे मर्जी से अपन कैसे प्लस कर सकते हैं इस बेटा 5/3? ये सारे एंगल्स 2π पे रिपीट होते हैं ना, ये जो π/2 है ये π/2 पे भी ट्रू होगा, और यही एंगल 5π/2 भी आएगा। 2π पे घूम के वापस आओगे तो यहीं पे तो आ जाओगे, इसी जगह पे। ये तो एंगल से पढ़ा था ना अपन ने कि 2π ऐड करते हैं, मतलब 2π मतलब हुआ कि आपने थीटा प्लस 2π लिखा। तो यदि आपके पास ये थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो एक एक्स्ट्रा चक्कर काट के आप वापस यहाँ पहुंचोगे, ये थीटा प्लस 2π हो जाएगा। फिर अगर आप एक और चक्कर काट के पहुंचोगे तो थीटा प्लस 4π हो जाएगा। तो 2π ऐड करने पे आप उसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां पहले थे, 2π ऐड करते ही। या 2π सब्ट्रैक्ट करोगे तो उल्टा घूम के फिर यहीं आ जाओगे। तो इसलिए π/3 तो हम नहीं लिख सकते थे, तो π/3 से एक चक्कर एक्स्ट्रा काट के आते हैं, तो ये π/3 प्लस 2π भी होगा ये एंगल, उसमें भी आप यहीं पहुंचोगे। तो इसलिए 5π/3 में, इस वाले में π/3 में 2π जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 5π/3 से π/3 नहीं लिख सकते, ये इंटरवल में गलत तरीका होता है लिखने का। ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए ये तो गलत है। इसको सही करने के लिए हमने इसमें π/3 में 2π जोड़ दिया। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि हम इसमें से 2π घटा देते हैं, मतलब इसको -π/3 लिखते हैं, तो आपका आंसर -π/3 से π/3 हो जाएगा, वो ठीक है। -π/3 टू π/3 इज करेक्ट। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसमें 2π घटा दो, उसमें चाहो तो 2π जोड़ दो। तो बच्चों एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। दिस वाज अगेन फ्रॉम द ट्यूटोरियल शीट ओनली, क्वेश्चन नंबर 8 था। ये थर्ड वाली जो ट्यूटोरियल शीट थी आपकी डोमेन की, उसी का क्वेश्चन है ये। अगर समझ में आ गया हो यहाँ तक तो टाइप यस, मतलब सिंपल है। नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, कैसे ढूंढना है। बस वो थोड़ा प्रैक्टिस करना, वापस से शीट को जब आप दोबारा से करेंगे घर पे, अपने आप करना बिना किसी हेल्प के, एंड मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा टिपिकल है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी तो आपको ज्यादा मुसीबत थोड़ी सी महसूस होगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझाते हुए चलूं आराम से। लेकिन हाँ, आपके डाउट्स जो हैं वो आराम से आप पूछ सकते हो, ये मत संकोच करना कि मेरे डाउट्स बहुत स्टूपिड होंगे, क्योंकि आप लोग के जितने भी डाउट होते हैं जो आप लोग को अच्छे भी लगते हैं वो हमारे लिए स्टूपिड ही होते हैं। तो इसलिए वो चिंता मत करिए आप लोग बिल्कुल भी कि मेरे डाउट्स हैं, लोग क्या करेंगे क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सर हाँ बोलो। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, जैसे सर इस वाले क्वेश्चन में अपने π/2 से 2n π करा और पहले वाले क्वेश्चन में 2n π से 3π/2 करा। सर ये चीज कहाँ समझ से? नहीं आ नहीं रही एक सेकंड, पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ पे? सर इसी में इसके पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ सर, 8th का फर्स्ट पार्ट। 8th का फर्स्ट वर्ड, उसमें हमने क्या करा था? सर 2n π से 3π/2 वाला। नहीं 2n हाँ पाई से 3π/2 नहीं बेटा, ये 2n पाई प्लस 3π/2 है भाई। सोल्यूशन तो हम यही वाला लिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सोल्यूशन लिख रहे हैं, क्योंकि यही कॉमन रीजन है रेड वाला। तो 3π/2 से 5π/3 आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। लेकिन जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, तो वो 2n पाई ऐड कराए। क्यों ऐड कराए? सर क्योंकि सर तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3π/2 प्लस 2n π। अरे वो तो लिख ही सकते हो यार, a प्लस बी को b हाँ प्लस है सर, तो यही क्या, पूछना था सर। ये पूछने की कोई बात है बेटा? ये तो होता ही ना, a प्लस बी और b प्लस ए तो बराबर ही होते हैं।
मैं तो क्या स्पेस जहाँ जैसे मिल जाती, कई बार मैं 3π/2 प्लस 2n π लिख देता हूँ, कई बार वो 3π/2 के इधर 2n π लिख दिया, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिर एक और बच्चों क्वेश्चन देखते हैं ना, थोड़े से और देखते हैं। ये भी आपकी ट्यूटोरियल शीट का ही है। यहाँ पे हमको x की वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है log 2 sin x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये लॉगरिथमिक इनइक्वेशन है, और लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इनइक्वेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होती है डोमेन वाली कंडीशन और एक होती है इनइक्वेशन वाली कंडीशन, और जो फाइनल आंसर होता है वो दोनों का कॉमन आता है। कॉमन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेके जो आंसर आएगा वो सही आंसर माना जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम चलें फर्स्ट वाले में, तो आपके पास सबसे पहले तो डोमेन कंडीशन क्या बनेगी? तो भाई डोमेन कंडीशन बनेगी कि जो भी लॉग के साथ लिखा हुआ है, इस केस में 2 sin x, तो ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। एंड अब मुझे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, डोमेन का काम खत्म हो गया, अब इनइक्वालिटी पे चलते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये ध्यान से देखना, 0 को लिख सकते हैं ना log 1 to the base 2। अब चूंकि बेस 1 से बड़ा है तो आप लॉग सीधे हटा सकते हो, और इस इनइक्वेशन को थोड़ा तमीज से लिख सकते हैं, 2 sin x ग्रेटर देन 1। ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि हाँ ये तो आता है अपने को, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो लॉग सीधे हट गया। तो अब कुल मिला के आपके पास देखो फिर से दो इनइक्वेशन आ गई, एक तो आ गई sin x ग्रेटर देन 0 एंड sin x ग्रेटर देन हाफ। इसको बच्चों कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। एक तरीका तो वही है कि हम दो सर्कल्स बना के कर लें, लेकिन अगर आप इसको कॉमन सेंस से सोचें, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज है, यहाँ साइन एक्स है यहाँ पे भी साइन एक्स है, तो अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो यार ये पहले इक्वेशन कहती है कि साइन एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कह रही है साइन एक्स 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों में कॉमन भी चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ कि इन दोनों से कुल मिला के मतलब ये निकलता है कि भाई साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी भी बराबर हो गई। मैं काय को दो सर्कल्स बना के सॉल्व करूं, टाइम खराब होगा। तो इस केस में मेरी किस्मत अच्छी थी कि दोनों तरफ सेम फंक्शन था, तो मैं एक ही कंडीशन पे आ गया कि साइन एक्स 1/2 से बड़ा होना चाहिए, इससे ये दोनों कंडीशन से काम चल जाएगा। अब साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ चाहिए, ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये तो भाई बहुत आसान है, सर्कल बना दिया साइन एक्स का, π/6 5π/6, जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होती है। दो ही रीजन है, एक ही है और एक ही है। कॉमन वैल्यू मतलब पहले तो आप देखो वेरीफाई करके कौन सी वैल्यू से कर लें, 0 डाल के देख लेते हैं यहां से। तो यदि हम x को 0 डाल के वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 ग्रेटर देन हाफ, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब ये वाला रीजन तो आंसर नहीं है, और ये वाला रीजन आंसर हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ? और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है दोनों जगह पे। तो मेरा फाइनल आंसर अब हो जाएगा x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स 2n पाई प्लस π/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5π/6। ठीक है, सिंपल है। अब तो अब पकड़ में आने लग गया ना कैसे करना है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप सीख जाओगे। अभी शुरुआत में आप लोग क्या है, बहुत ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये जो ट्यूटोरियल शीट्स है इनको बार बार घर पे करो, क्योंकि आप सब चीज पहली बार सीख रहे हो, तो पहले तो ये क्लैरिटी हो जाए कि हमको बेसिक चीज अच्छे से आती है। क्वेश्चन तो खूब है, मतलब आपका मॉड्यूल भी छप के आ तो चुका है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो अवस्थी सर बता देंगे। विल डिसाइड अपॉन अ प्लेस कि भाई आप यहाँ से कलेक्ट कर लो या जो भी ये देखते हैं, इसका तो क्या कर सकते हैं। चलो बच्चों अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड में है log 10x बेस 2 लेस देन 0। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, log 10x बेस 2 लेस देन 0। ठीक है, इनइक्वालिटी के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा? डोमेन। तो डोमेन मतलब हुआ कि साहब 10x की वैल्यू आपको 0 से बड़ी रखनी पड़ेगी, नहीं तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। एंड दूसरा कंपोनेंट हुआ इनइक्वेशन। तो फिर से मैं 0 को लिखूंगा log 1 टू द बेस 2, और चूंकि बेस 1 से बड़ा है
तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर तरह से लिख सकते हो, 10x इज लेस देन 1। ठीक, तो अब वापस से मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो आ गई 10x ग्रेटर देन 0 और एक आ गई 10x लेस देन 1। इसका मतलब हुआ 10x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होनी चाहिए, 10x की वैल्यू 0 से 1 तक होनी चाहिए, और दोनों तरफ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इसका मतलब मुझे n पाई दोनों जगह पे वैल्यू पाई पे रिपीट हो रही है, ये वाला भी पाई पे रिपीट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, अगर दोनों पाई पे हो रहे हैं तो फिर n पाई ऐड होगा, एक पाई और एक 2 पाई है तो 2 पाई पे ऐड होगा, दोनों 2 पाई है तो 2 पाई ऐड होगा। तो यहाँ पे दोनों 10 है, दोनों n पाई पे रिपीट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे n पाई ले लिया, ध्यान रखने के लिए लिख लिया मैंने कि n पाई ऐड होगा। चलो अब चलते हैं पहले वाले पे। तो बच्चों पहले वाले का अगर आप बनाओगे तो 10x, टेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मतलब ये आपका इस तरह से बन जाएगा 0 पाई, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है, मतलब ये रीजन हो गया, शेड कर दिया इसको हमने। दूसरे वाले के लिए भी एक सर्कल बना देते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, शुरुआत में भी बना लेना चाहिए था, चलो फिर से बना देते हैं। यहाँ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं, उससे आसानी रहेगी हमको। तो ये भी इस पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे ये भी डिफाइंड नहीं होगा। और आपको 10x की वैल्यू 1 कब मिलेगी? 1 मिलेगी मुझे पाई बाई 4, और एक 5 पाई बाई 4, ठीक। 4 रीजन्स आ गए ऑरेंज वाले के लिए भी, एक ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 वाला, एक पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 तो नहीं लिख सकते, इसको बाद में चेंज करेंगे जरूरत पड़ी तो। और अब बच्चों ये बताओ, अगर हम 0 रख के देखें तो क्या वेरीफाई कर सकते हैं? तो 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 0 लेस देन 1, तो ये तो ट्रू आ गया। तो इसका मतलब 0 जिस इंटरवल में आ रहा है वो आंसर होगा आपका, ये वाला रीजन आंसर है। अच्छे से शेड कर देते हैं इसको, ये आंसर हो गया। फिर ये वाला नहीं होगा, अगले वाला फिर होगा। चूंकि मुझे n पाई ऐड करना है, मतलब मुझे सेमी सर्कल में चलना है, कौन सा सेमी सर्कल उठाना है वो आपकी मर्जी है, कोई भी उठा लो, ठीक है। तो मैं उठा लेता हूं ये वाला सेमी सर्कल, यहां से लेते हुए यहां तक का सेमी सर्कल ले लेता हूं, आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। और अब इसमें देखो कौन सा रीजन ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से यह वैल्यू आ रही थी इस तरह से, और ये 0 को भी इधर बना देते हैं। तो आप देखो कि बच्चों मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, जो रीजन दोनों में कॉमन था, एक तो ये वाला रीजन कॉमन है, मैं ग्रीन वाले सेमी सर्कल पे हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक वाले सेमी सर्कल पर हूँ। और कोई रीजन इसमें, एक आपका ये तो इसमें नहीं है और ये वाला इसमें नहीं, तो बस ये रेड वाला ही रीजन कॉमन है। तो आपका आंसर हो गया, और ये वैल्यू थी पाई, तो योर आंसर बिकम्स पाई प्लस n पाई से लेकर, मतलब सॉरी n पाई प्लस 5 पाई बाई 4। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार आराम से चेक कर लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर। और इसको वो तो लगाना ही है, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये तो लगेगा ही। ठीक है, आप कोई और सेमी सर्कल लोगे तो प्रोबेबली आप ये वाला रीजन भी देख सकते थे कि यार ये वाला रीजन भी आंसर है ना, अगर हम वैसे देखें तो ये भी आंसर होता, ये भी सही है। मतलब आप चाहो तो ये लिख दो, अगर आप ये रीजन उठाते हैं
तो इस रीजन के हिसाब से आपका आंसर आ जाता n पाई प्लस 0 से लेके n पाई प्लस पाई बाई 4। ये भी ठीक है आंसर। वो डिपेंड करता है कि अगर आप ये वाला सेमी सर्कल ले लोगे तो आपको ये पिंक वाला आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आपको रेड वाला मिल जाएगा, जैसा भी केस हो वो ले सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, ये जो थर्ड पार्ट है ये मैं सॉल्व करूं या आप अपने आप घर पे इसको एक बार कोशिश करना चाहेंगे इसकी? वैसे मैं चाहता हूं कि खुद से एक बार घर पे घर कोशिश पे करके करेंगे। देख, घर पे एक बार कोशिश करके देखो तो अच्छी बात है। मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी n पाई से n पाई प्लस पाई बाई 6। ये आंसर होगा इसका ना। हो सकता है कुछ मुझसे, क्योंकि टाइप मैं आंसर देख के आपको बता रहा हूँ पढ़ के कहीं से, हो सकता है ये आंसर गलत भी हो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। यूनियन वगैरह आप डेकोरेट कर लेना, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स वो सब तो लगेगा ही। तो बच्चों ये क्लियर है यहाँ तक सबको? मतलब समझ में आया ना कि कॉमन कैसे ढूंढना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में? सिंपल है, ये भी कोई टफ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो आप लोग। टेक अ मिनट, लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, और कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लीजिए, समझ में आ जाए। अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे 1 मिनट तक तो फिर आई प्रिज्यूम कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या है, मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग तरह का होता है। इट इज मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी अपने आप बनती जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर करके, तो वो थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन में आने में समय लगता है, लेकिन वंस यू गेट इनटू द कंफर्ट जोन आपको मजा आने लगेगा सब्जेक्ट में। चलो अब बच्चों देखते हैं एक और सवाल, है ना। अभी तक हमने जो साइन स्कीम देखी थी वो देखी थी साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शंस, ठीक है, जिसमें रैशनल फंक्शंस की हम साइन स्कीम बनाते थे, जिसमें पॉलिनोमियल्स अपॉन पॉलिनोमियल्स टाइप के जो फॉर्म होते थे। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया था टूल नंबर 1 में। लेकिन साइन स्कीम जो होती है वो जरूरी नहीं रैशनल फंक्शंस ही हो, उसमें आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, एल्जेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स हो सकता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। आप देखो न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक टर्म्स भी हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी हैं, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट और बना देते हैं, एक छोटा सा ब्रैकेट कम है यहाँ पे, ये लो। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे हैंडल करते हो? तो फंडा वही है, मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। व्हाट विल डू इज आप चेक करेंगे न्यूमरेटर कहाँ जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, और ध्यान रखना डिनोमिनेटर जीरो चेक करने का मतलब होता था कि ये जो भी फंक्शन था रैशनल फंक्शन, ये नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ था। जनरली क्या होता था, पॉलिनोमियल्स अपॉन पॉलिनोमियल्स फॉर्म जब होते थे तो जब डिनोमिनेटर जीरो होता था तो ये डिफाइंड नहीं होता था। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल्स आर नॉट डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर जीरो मार्क करते थे और उसको हॉलो सर्कल बनाते थे, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होते थे। लेकिन अब देखो आप इस क्वेश्चन में tan भी आ गया, cot भी आ रहा है, sec भी आ रहा है। तो tan, cot और sec तो ये खुद ही पहले से ही कुछ वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है। तो हमें जो वैल्यूज नॉट डिफाइंड है वो जरूरी नहीं है सिर्फ डिनोमिनेटर में मिले। नॉट डिफाइंड वैल्यूज अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी मिल सकती हैं, कैन बी प्रेजेंट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो। डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां तो होगा ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो हुए बिना भी कुछ वैल्यूज जैसे पाई/2, आप देखो पाई/2 पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा कहीं, लेकिन tan डिफाइन नहीं है। तो जो वैल्यूज पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहां पे भी हॉलो सर्कल लगेंगे, बस ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हॉलो सर्कल आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जीरो करना है, और डिनोमिनेट और मतलब सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वहां पे बच्चों हॉलो सर्कल लगेंगे।
बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट डिफाइंड वाली चीज एक्स्ट्रा आ गई है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। मल्टीप्लिसिटी इवन होगी तो साइन सेम रहेगा, मल्टीप्लिसिटी ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई न्यूमरेटर कहाँ कहाँ जीरो होते हैं। न्यूमरेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो न्यूमरेटर में पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसकी वैल्यू बच्चों जीरो बनेगी जब x होगा 1 एंड 2। ठीक है, फिर न्यूमरेटर जीरो कहाँ होगा, जब ये 2 साइन एक्स माइनस 1 जीरो हो जाए। इसका मतलब हुआ साइन एक्स की वैल्यू जहां पे 1/2 होगी। अब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां पर होगी, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होती π/6, 5π/6। ध्यान रखिएगा माइनस पाई से जीरो की जो हम बात कर रहे हैं, ये एंगल होता है माइनस पाई। पाई यहां से यहां चलोगे तो ये पाई हो गया, और यहां से यहां चलोगे तो ये माइनस पाई हो गया। तो ये एंगल पाई भी है और माइनस पाई भी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, किसी भी एंगल में 2 पाई आप जोड़ेंगे तो आप वहीं आ जाएंगे। तो माइनस पाई में 2 पाई जोड़ दीजिए, पाई पहुंच गए। पाई में से 2 पाई घटा दीजिए, यहाँ पहुंच गए। तो ये माइनस पाई और पाई दोनों इस जगह पर है। आपको इंटरवल दिया है माइनस पाई से पाई, मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक का पूरा सर्कल चाहिए। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकती थी, तो ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल है। अब देखते हैं tan x की वैल्यू -1 कब होगी। अच्छा, tan x की वैल्यू -1 भाई तब होगी जब tan x सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कितनी हो जाती है, कौन से एंगल का tan लेने पर -1 आता है, 3π/4। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आपको यहां पे जाना है, तो यहां पे बच्चे ये वैल्यू हो जाएगी 3π/4 और इधर हो जाएगी 7π/4। यहाँ पे 3π/4, यहाँ पे 7π/4 tan के केस में। लेकिन 7π/4 तो इस इंटरवल में है नहीं, तो हम क्या करते हैं 7π/4 में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमेशा कर सकते हो किसी भी एंगल से, तो ये आ जाता है -π/4। तो 7π/4 की जगह आपके पास -π/4 आ गया। तो इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो हो रही है, उन सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। इससे क्या होगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी आगे। असेंडिंग ऑर्डर में इन सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है -π/4, नेगेटिव यही है। इसके बाद अगली वैल्यू बच्चों कौन सी लिखोगे, एनी आइडिया, सोच के बताओ। -π/4 तो सबसे छोटी है, अगली वैल्यू कौन सी मार्क करें। -π/4 के बाद इन 6 में से कौन सी वैल्यू आएगी, सर हाफ। कौन सी, हाँ हाफ तो ही नहीं ना, एक तो 1 है, 2 है, π/6, 5π/6, 3π/4, -π/4, ये वैल्यूज है। 1 आएगा। 1 आएगा, सोच के देखो। अब यहाँ पे बच्चों ये फंडा ध्यान रखना है कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 3.142। हाँ वेरी गुड, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/6, 1 से छोटा होगा ये π/6, यस सर। तो -π/4 के बाद आएगा π/6। ठीक है, अच्छा 5π/6 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा करीब करीब 15/6, यानी 2.5 के करीब हो गया ये, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5। तो इससे पहले तो 1 आ जाएगा और फिर 2 आएगा और फिर आपका आ जाएगा 5π/6। अच्छा, सर 5π/6 और 3π/4 में कौन सा बड़ा है, ये वैल्यू है बच्चों 150 डिग्रीज, दिस वैल्यू इज 150 डिग्रीज एंड 3π/4 इज 135 डिग्रीज। तो 135 डिग्री तो 150 डिग्री से छोटा होगा, तो इसका मतलब 3π/4 पहले आएगा और 5π/6 आखिरी पे आएगा। तो ये तो वो वाली 6 वैल्यूज आ गई जहां पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। ध्यान रखना है, पाई को नंबर लाइन पे अगर आप रियल नंबर्स के साथ साथ प्लॉट करना चाहते हैं, पाई को डिजाइन ही एक्चुअली इसलिए करा गया था कि आप एंगल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाओ। 30 डिग्रीज को अगर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करोगे, आप 30 डिग्री को π/6 लेके प्लॉट करोगे, वेयर पाई विल बी 3.14। To plot the angles on the number line, we have to convert them in terms of radians. Radians मतलब पाई के टर्म्स में होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज हमको न्यूमरेटर से मिल गई।
अब चलते हैं डिनोमिनेटर पे कि साहब डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है या नॉट डिफाइंड हो रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट डिफाइंड। पहले तो देख लेते हैं डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहे हैं, फिर देखते हैं नॉट डिफाइंड वाले केसेस कौन कौन से हैं। तो एक तो बच्चों आपके पास आएगा cot x -1/√3। अनीश यार पाई 180 डिग्री के बराबर नहीं होता, ये आप मिसकंसेप्शन है भाई। कई लोग सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 180 होती है, नहीं होती। 180 डिग्री, पाई मेजर्स द सेम अमाउंट ऑफ एंगल विच इज मेजर्ड बाय 180 डिग्रीज। जैसे 1 किलोमीटर measures the same distance as 1000 meters, but 1 is not equal to 1000. They are measuring the same amount of distance. इसी तरह से pi radians and 180 degrees measure the same amount of angle. pi की वैल्यू 180 नहीं होती, जैसे 1 की वैल्यू 1000 नहीं होती, ऐसे pi की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती। pi radians उतना ही एंगल मेजर करता है जितना 180 डिग्री मेजर करता है। pi की वैल्यू होती है 3.14। In fact, there is a better approximation also, मतलब मजे के लिए बता रहा हूं मैं आपको। You can just learn this statement. दोस्तों को डराने के लिए हम लोग तो यूज करते थे अपने समय पे। May I have a large container of coffee? आप बता सकते हो इससे पाई की वैल्यू के बारे में क्या पता चल रहा है? एनी गेस? एक रैंडम गेस मार सकते हो क्या चीज है? इससे पाई की वैल्यू कैसे पता चल सकती है स्टेटमेंट से? 3.14 तो छोटे बच्चों वाला आंसर है, वो तो सभी बताते हैं। ये थोड़ा सा, हाँ बोलो। Number of the number letters. of letters in the words. Very good, excellent, excellent. It is the number of letters. Look at the number of letters. पहले में 3, 1, 4, 1, 5, फिर कितने हो गए? 3, 6, 9, फिर 2, फिर 6। तो 3 पॉइंट, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छी वैल्यू है। ये मतलब क्या है, थोड़ा वो जो हमारे कानपुर की भाषा में बोलते हैं ना कि भोकाल जो होता है, ये भोकाल है पूरा। 3.141596। ये किसी को लेकिन खुफिया चीज नहीं बतानी है ना, ये तो डराने के लिए होता है। बस आपको तो सिर्फ ये बोलना है, दिमाग में सोचना है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, और फिर उस पाई की वैल्यू बोल देना। लोग सोचेंगे कि यार पता नहीं अजीब आदमी इतनी वैल्यूज क्यों याद रखी है, क्या जरूरत पड़ती है, लेकिन ठीक है, टशन है, स्टाइल है। तो पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 होती है, एंड पाई रेडियन मेजर्स द सेम अमाउंट ऑफ एंगल विच इज मेजर्ड बाय 180 डिग्री। 30 डिग्री इज सेम एंगल विच इज मेजर्ड बाय पाई बाय 6। तो ये यूनिट्स अलग अलग है, ये पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती। क्लियर है ये चीज? तो चलो वापस हम चलते हैं cot x पे। अच्छा, नंबर लाइन को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, मैंने पहले ही बना ली थी, चलो बाद में देखते हैं इसको। तो बच्चों cot x पे चले। cot x की वैल्यू आपको चाहिए -1/√3। तो cot x की वैल्यू -1/√3 कहाँ पर आएगी? cot x की वैल्यू -1/√3 होगी एक तो यहाँ पर, और एक यहाँ पे। यहाँ पे cot x -1/√3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। सोच के देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट है और tan की वैल्यू √3 चाहिए, तो पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3। लेकिन मुझे इंटरवल जो दिया है वो दिया है माइनस पाई से पाई, तो ये वैल्यू तो माइनस पाई से पाई के बीच में आ रही है, 2 पाई बाय 3 तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस पाई से पाई के बाहर जा रहा है, ये पाई से बड़ी वैल्यू है, तो मुझे इसमें से 2 पाई घटाना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। अच्छा, फिर डिनोमिनेटर में एक और चीज है आपके पास, sec x की वैल्यू 2 चाहिए। sec x की वैल्यू 2 कहां पर आती है? यानी cos x की वैल्यू हाफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल हो जाएगा? पाई बाय 3। फोर्थ में 2 पाई माइनस पाई बाय 3। लेकिन ये वैल्यू तो पाई से ज्यादा है, इसमें से 2 पाई घटा देते हैं, तो ये माइनस पाई बाय 3 हो गई। सर हाँ, ये समझ में नहीं आया, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 को आपने 2 पाई बाय 3 कैसे लिख दिया? किसको? सर ये आपने माइनस किया था, फिर नेगलेक्ट क्यों कर दिया आपने पाई बाय 3 को? निगलेक्ट नहीं करा बेटा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 में से 2 पाई घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस पाई बाय 3।
तो ये -π/3 लिख दिया मैंने। 2π/3 तो इससे आ रहा है, इससे -π/3 आ रहा है, क्योंकि मुझे एंगल -π से π तक चाहिए ना। एग्जामिनर ने इंटरवल स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन में, इंटरवल दिया हुआ है -π से π, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर कोई ये जो वैल्यू है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट जरूरी थोड़ी कि 3π/2 से 2π तक ही आता हो, वो तो आप इसमें -π/2 से 0 भी बोल सकते हो इसको, कि ये -π/2 से 0 वाले हैं, तो इसलिए हमने 2π घटा दिया इसमें से। तो बच्चों यहाँ से फिर से ये 2π हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो ये वैल्यू आ गई -π/3 और एक आ गई π/3। तो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x बिकम -π/3 एंड π/3। अच्छा, ये तो सिर्फ वो वाली वैल्यूज है जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। कुछ ऐसे भी एंगल्स है जहां पे tan या sec डिफाइन ना हो, है ना। tan और sec डिफाइंड भी तो नहीं होते कुछ वैल्यूज पे। तो देखते tan x कहां कहां पे डिफाइंड नहीं है। tan x इज नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज बच्चों आएंगी, एक तो π/2, एक आएगी 3π/2। नाउ 3π/2 इज सेम एज -π/2। sec x is not, oh sorry, sec x is not defined, same values π/2 and -π/2। तो ये सारी जो टोटल वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज 8 वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर डिनोमिनेटर जिन पे हॉलो सर्कल बनेगा। हाँ देखेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, अभी तो वैल्यूज लिखी हैं, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों डिनोमिनेटर की वैल्यूज को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखो सबसे पहले तो आएगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव है -π/2, और ध्यान रखना -π/2 दो बार है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पे, ठीक। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी आएगी, -π/3। -π/3 भी हमको ध्यान रखना है, दो बार आ रहा है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गई। जो खत्म होती जा रही है उनको मार्क करते रहा करो, नहीं तो फिर ढूंढ आखिरी में परेशान हो जाते हैं कि यार कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी नहीं हुई। अच्छा, अब ये वैल्यूज बची, इनमें कौन सी वैल्यू आएगी सबसे पहले, सबसे छोटी कौन सी है, शायद π/3 सबसे छोटा है, 60, तो π/3 है ना। फिर कौन सा आएगा, शायद π/2 दो बार, और आखिरी में आपके पास आ जाएगा 2π/3 जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये बच्चों हमने डिनोमिनेटर को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। और अब असली चीज आती है कि अब इन सब को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंबाइन करके नंबर लाइन पे चिपकाना है। अब इस नंबर लाइन पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब चिपकाने एक साथ, है ना। तो मैं इस नंबर लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, अब सुंदर दिख रहा है, ठीक। तो बच्चों मुझे वैल्यू चाहिए -π से π। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये -π और π पे निशान लगा देते हैं हॉलो सर्कल का। कलर कौन सा ले लें, रेड वाला ले लेते हैं। तो -π से π है ना, इनको तो हॉलो सर्कल बना देते हैं। -π, π को हम बाद में लगा लेंगे। चलो अब वैल्यूज बच्चों लगाना शुरू करो। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सी आएगी, -π/2, और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए -π/2 दो बार, ठीक। ये वाली वैल्यूज आपकी खत्म हो गई, मैं इन पे डॉट लगा रहा हूं, मतलब ये मैंने ले ली है। फिर अगली वैल्यू आएगी, ऊपर तो -π/4 है, तो -π/3 फिर आएगा पहले, -π/3 -π/3 दो बार है, ये भी हॉलो सर्कल, तो इनका भी काम खत्म हुआ। फिर आएगा न्यूमरेटर से -π/4, इस पे बना देते हैं सॉलिड सर्कल, ये भी गया। अब आता है पाई, अब देखो अब π/6 है ना, अगली वैल्यू π/6 आएगी, न्यूमरेटर से आ रही तो सॉलिड सर्कल π/6, ये भी खत्म हो गई वैल्यू। फिर आपका बचा एक है π/3 और ऊपर से आना है 1। तो बच्चों π/3 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा, π/3 बड़ा होगा, तो इसका मतलब 1 पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे सॉलिड सर्कल पे। फिर अगला वैल्यू आएगा आपका π/3,
ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो इस पे होलो सर्कल π/3, ये भी खत्म हो गया, 1 हो ही चुका है। अच्छा, अब π/2 आएगा या 2 आएगा? π/2 π/2 मतलब हुआ 1.57, तो π/2 पहले आएगा और ये 2 बार आएगा, तो ये वाली वैल्यूज भी खत्म हो गई आपकी। फिर आएगा 2, इसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन है, देखो ये वैल्यू है 120 डिग्रीज, दिस इज 120 डिग्रीज, दिस इज 150 डिग्रीज एंड दिस इज 135 डिग्रीज, तो नेक्स्ट ऑप्शन इज 2π/3। इसके बाद फिर 3π/4 और इसके बाद 5π/6 और सबसे अंत में पाई, जो कि लगना ही था यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दी है ना। मेरे ख्याल से हॉलो सर्कल्स वगैरह क्लियरली आपको दिख रहे होंगे, नोट्स में आ ही जाएंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनको और बड़ा बना दूं। छोड़ो, वो बन गए, दिख रहा है, हॉलो सर्कल दिख रहे हैं ना, ज्यादा कलाकारी करेंगे तो ये लाइन ही हट जाएगी। तो चलो बच्चों, यहाँ तक तो ये काम खत्म हो गया अपना। ये समझ में आ गई बात कि ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट करें, फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली आप करते हो, न्यूमरेटर 0 करके देखा कहाँ कहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, डिनोमिनेटर 0 करके देखा, प्लस वो वाली वैल्यूज चेक करी जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड, और इनकी मल्टीप्लिसिटी पे भी ध्यान रखा, और उनको मल्टीप्लिसिटी के अनुसार यहाँ पे हमने प्लॉट करके देख लिया। अब आपको किसी वैल्यू पे किसी एक जगह पे साइन चेक करना है और अपने पुराने वाले नियम लगाने हैं। इवन मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज नहीं होगा, ऑड मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज होगा। कौन सी वैल्यू पे वेरीफाई कर सकते हैं? तो सपोज हम वेरीफाई करने के लिए एक वैल्यू उठा लेते हैं, x इक्वल टू π/4। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे साइन क्या आता है। ध्यान रखना π/4 कहाँ पर आएगा, π/4 आपका आएगा शायद 1 नहीं, इनके इस वाले इंटरवल में, π/4 इस वाले इंटरवल में आता है ना, मेक श्योर। तो हम यहां से एक वैल्यू उठा के देख रहे हैं इस रीजन से, π/4। π/4 अगर हम रख के देखेंगे, कहां पे रख के देखेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो वापस से ऊपर चलते हैं, यहां पे हमको रखना है x की जगह π/4, विल पुट x इक्वल टू π/4। तो देखो π/4 रख के देखो बच्चों, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। π/4 की वैल्यू होती है 1 से थोड़ी छोटी। तो एक बार सोच के देखो ये वैल्यू क्या बनेगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जनरली मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं x² माइनस 3x प्लस 2 की साइन स्कीम देख रहा हूँ, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये मैंने इसकी साइन स्कीम देख ली अलग से, और π/4 जो होता है वो यहाँ पर आएगा, π/4 इधर आता है, तो π/4 पे ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। तो ये पहले वाला फैक्टर तो पॉजिटिव बना, पॉजिटिव। दूसरा फैक्टर देखते हैं, अगर आप इसमें π/4 रखेंगे तो ये 1/√2, 2/√2 मतलब हो गया √2 माइनस 1, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। π/4 यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, अपॉन यहाँ π/4 रखोगे तो पॉजिटिव, ये भी नहीं, और ये π/4 रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी √2, √2 माइनस 2 इज नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, है ना। ये वैल्यू आपके पास ओवरऑल नेगेटिव आ रही है। तो बस अब काम खत्म हो गया हमारा, यही चाहिए था। तो π/4 रखने पे ध्यान रखना, π/4 यहाँ से आया था, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू आई नेगेटिव। बाकी जगह तो अब जहाँ पे इवन मल्टीप्लिसिटी है वहाँ पे साइन नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा। तो ये बच्चों इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम आ गई। ये इतना टेढ़ा सवाल एडवांस में भी अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी था कि हम अच्छा क्वेश्चन करें। द की आइडिया इज स्टिल वेरी सिंपल, न्यूमरेटर कहाँ जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, प्लस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि हैं तो वो कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, उन सबको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, और फिर आंसर साइन स्कीम बना लो। साइन स्कीम बन गई तो फिर आप आगे एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई पूछे Rx ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, -π/4 से π/6,
यूनियन 1 से पाई बाई 3, यूनियन 2 से 2 पाई बाई 3, यूनियन 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि इसको डोमेन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंसेप्ट को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि फाइंड द डोमेन ऑफ, वैसे ही आपके मॉड्यूल का ही एग्जांपल है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी डोमेन बतानी है। तो भाई डोमेन के लिए क्या क्या नियम होते हैं? एक तो साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर है, एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, और इसकी यदि नंबर लाइन बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -4 +4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि x बिलोंग्स टू -4 से 4। अब साइन x को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आपको साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो चाहिए जो इस इंटरवल में आती है, क्योंकि कॉमन है ना। x की वो वैल्यू चाहिए जो -4 से 4 भी हो और जहां पे साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो। तो अब हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, कहां से कहां तक? -4 से लेके 4 तक, -4 से लेके 4 तक की एक नंबर लाइन बना रहे हैं, ठीक है। और अब चेक करते हैं इसमें कि भाई साइन एक्स की वैल्यू 0 कहां कहां पे आती है। तो एक तो साइन एक्स की वैल्यू 0 बनती है आपकी 0 पे, एक बनती 0 पाई पे। अगर आप पाई, फिर एक बनती 3 पाई बाई 2। मैं थोड़ा सा पास पास लिख दूं तो ये तो 0 हो गया। फिर अच्छा और भी तो बच्चों वैल्यूज आएंगी, पूरा ही बना देते, छोड़ो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन बना देते हैं ना। लेट्स टेक स्टैंडर्ड बना लो। तो चलो बच्चों यहां से शुरू करते हैं। दिस इज -4 है ना, सॉलिड सर्कल, क्योंकि मुझे -4 से 4 के बीच में ही मतलब है, और ये +4 हो गया। अब ध्यान रखना साइन की वैल्यू 0 कहां कहां पे होती? साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पे, पाई पे, फिर 2 पाई। लेकिन 2 पाई की वैल्यू तो 6 पॉइंट समथिंग हो गई, वो तो 4 के राइट साइड पे जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। नेगेटिव साइड पे माइनस पाई हो सकता है, -3.14, -2 पाई फिर नहीं लेंगे, वो फिर बाहर चला जाएगा। इस इंटरवल में तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी आ रही है? -पाई, 0, +पाई। और मुझे पता है कि पाई से लेके 4 तक साइन एक्स वैल्यू नेगेटिव होगी भाई, थर्ड क्वाड्रेंट वाला रीजन है ये, तो यहाँ पे तो साइन एक्स नेगेटिव होगा। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होगा, -पाई से 0 में साइन एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे आई? माई आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई। ये आपकी डोमेन हो गई इस फंक्शन की। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा आपको लग रहा है, लेकिन अदरवाइज दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, कंसेप्ट क्लियर है, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर सपोजिटली द टफ प्रॉब्लम्स विल लुक इजी, क्योंकि इसमें कितनी छोटी सी वैल्यूज थी। साइन स्कीम कितने आराम से बन गई, और यहाँ पे हमने कितना भारी भरकम क्वेश्चन करा था साइन स्कीम का। तो एक बार सब लोग बच्चों चेक कर लो, अगर ये साइन स्कीम वाला पार्ट क्लियर है सबको तो टाइप यस। अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन और करूं मैं कुछ इसी टाइप का, तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए ना, मतलब मजा आना चाहिए कि यार समझ में आई बात। अगर आप बोलोगे तो मैं एक और एग्जांपल कर दूंगा। डू नॉट लुक एट द टाइम की कितना समय बचा है क्या बचा है, आप तो आराम से देखो कोई कंफ्यूजन है। अगर आप चाहते हो कि सर एक और कर दो तो मैं एक और कर दूंगा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। सर वो ऊपर वाली प्रॉब्लम में आपने कॉटेक्स को कॉटेक्स की नॉट डिफाइंड वाली कंडीशंस क्यों नहीं ली कहाँ पे बेटा? इस वाली प्रॉब्लम में? अच्छा हाँ, कॉटेक्स भी तो लेना था यार, सही बात है, मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा। कॉटेक्स लेना चाहिए था। कॉटेक्स की वैल्यू कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगी? 0 पे ही आएगा। पाई -पाई पे भी
माइनस पाई और पाई तो ओपन ही है, इंटरवल तो 0 आ रहा था, सही कह रहे हो, तो मुझे कॉट एक्स को लेना चाहिए था। मैं चलो एक बार ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि साइन स्कीम चेंज कर दें। कॉट एक्स नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू 0 भी मार्क करनी चाहिए थी। सही करो बेटा, ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा टफ बनाने के चक्कर में कई बार ऐसा गलती हो जाती है। तो इसका मतलब 0 तो यहाँ पर आएगा ना आपका बीच में। सर समझ में आ गया, बस मैं पूछ ही रहा था। नहीं मैं कर देता हूँ ना, क्योंकि नोट्स भी तो जाएंगे आपके पास, तो मैं साइन स्कीम को वापस से बना देता हूँ एक बार। बाकी तो सही, और तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें ज़्यादा। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा आपका, और सर वो इनफैक्ट 0 भी पहले ही पाई बनेगा, बाय ये भी 6 से नहीं पहले बनेगा। आएगा। हाँ, पाई बाय 6। 0 यहाँ पे आएगा, और ये होलो सर्कल आएगा। और हमने यहाँ पे 45 डिग्री पे देखा था, ओवरऑल साइन वाज नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये बन जाएगा। चलो एक और करवाते हैं, एक और कर लेते हैं। ये आपकी ट्यूटोरियल शीट का ही है, क्वेश्चन नंबर 11। मैं इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट फिर आपको शीट में घर पे करना है, ठीक है? तो आराम से समझ लो क्वेश्चन को। आप लोग भी ध्यान रखना, कोई छोटी मोटी मुझसे गलती हो तो बता दिया करना, क्योंकि इस पे स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा टफ रहता है। फिर भी चलो प्रयास करते हैं अपन। तो बच्चों देखो, इंटरवल देखना 0 से 2 पाई है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमरेटर कहाँ कहाँ 0 होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू आपको चाहिए 1/2, इसका मतलब हुआ π/6, 5π/6, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर आपको चाहिए 2 टू द पावर x की वैल्यू 2, x इक्वल टू 1, ठीक? अब चलते हैं डिनोमिनेटर पे, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, 0 4, 10x इक्वल टू 1, मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड। 5/4 और 5/4। और फिर आपको चाहिए 10x नॉट डिफाइंड, π/2, 3π/2, ठीक? तो ये वाली वैल्यूज तो सब आई गई, और अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं जिससे सुविधा रहे बाद में। तो यहाँ सबसे पहले आएगा π/6, फिर 1, फिर 5π/6। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा π/4, फिर आएगा π/2, और 0 π/4 π/2, फिर 3π/, अब 3π/2 मतलब तो वो हो गया आपका 270 डिग्री, और ये π/4 मतलब हो गया 225 डिग्रीज। अच्छा, तो 220, ये बच्चों छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। मुझे अब ये चेक करना है कि 4 जो है वो 5π/4 से छोटा या बड़ा है। तो 5π/4 की वैल्यू ये होगी 15 पॉइंट समथिंग अपॉन 4, तो ये तो 4 से छोटा ही आएगा। तो अगली वैल्यू आपकी लगेगी 5π/4, फिर लगेगा 4, और फिर लगेगा 3π/2, ठीक है? ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, डिनोमिनेटर जहाँ पे नॉट डिफाइंड है। और अब हम नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करते हैं।
इंटरवल आपको दिया था 0 से 2 पाई, तो सबसे पहला काम करेंगे कि 0 पे और 2 पाई पे हॉलो सर्कल, चलो यहाँ तो बना देंगे बाद में। अब बच्चों कौन कौन सी वैल्यूज प्लॉट करें? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0 तो हमने कर लिया ऑलरेडी। अब है पाई बाय 6 है ना सबसे छोटी, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, तो पाई बाय 6। पाई बाय 4। फिर इसके बाद आएगी पाई बाय 4, तो ये भी हो गई। अब आपके पास ये पाई बाय 6 हो गई, पाई बाय 4 हो गई। अब 1 और पाई बाय 2 में कौन सी आएगी? 1। यहाँ पे बच्चों ये हॉलो सर्कल, फिर आएगी 1 सॉलिड सर्कल न्यूमरेटर की वजह से। इसके बाद आएगी पाई बाय 2, अब 5 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। फिर आएगा 5 पाई बाय 4, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3 पाई बाय 2 और फिर आखिरी में आएगा 2 पाई। अब आपको कहीं पे एक जगह पे वैल्यू वेरीफाई करके देखनी है, तो कौन सी वैल्यू पे कर सकते हैं? तो मुझे दिख रहा है ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। यहाँ पे बच्चों वेरीफाई कर सकते हैं 60 डिग्री पे, ये आराम से वेरीफाई हो जाएगा। और ध्यान रखना 60 डिग्री आपका कहाँ पर आएगा? 1 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, 1 से पाई बाय 2 के बीच में, इस रीजन में आएगा। तो पाई बाय 3 रख के चेक करते हैं साइन स्कीम क्या बनी। पाई बाय 3 रखने पे 2 साइन x माइनस 1, साइन x विल बी रूट 3 बाय 2, पॉजिटिव। तो ये पहले टर्म बनेगा पॉजिटिव। दूसरे टर्म में अगर आप रखोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव ही बनना था, पाई बाय 3 1 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि 2 की पावर 1 माइनस 2 इज 0, x की वैल्यू 1 से बड़ा होगे तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की हम अलग से साइन स्कीम भी देख लेते हैं, यहां बना लेते हैं। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 4x की साइन स्कीम, 0 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमने जो वैल्यू डाली है पाई बाय 3 वो यहां पर है, तो यानी नेगेटिव आएगा। और 10 पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव। 3, तो ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल बच्चों ये वैल्यू आपके पास फिर से नेगेटिव आ गई, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। सब जगह ऑल्टरनेट ही चलेगा, रिपीटिशन तो है नहीं वैल्यूज का। ये बन गया, बस ये साइन स्कीम आ गई। अब साइन स्कीम बनने से फायदा क्या है? मान लो अगर एग्जामिनर आपसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि भाई फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग, और फिर लॉग के अंदर आपको ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू 10x माइनस 1, सपोज ये दे दिया। तो फिर और ये भी बोल दिया कि भाई x की वैल्यू 0 से 2 पाई में है, तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा? तो ये एक्सप्रेशन तब डिफाइंड होगा जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहाँ पर है? 0 से पाई बाय 6, यूनियन पाई बाय 4 से 1, यूनियन पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6, यूनियन 5 पाई बाय 4 से 4, यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से इसका डोमेन में इस्तेमाल हो जाएगा। एक बार साइन स्कीम बन गई और बेसिक चीजें आपको क्लियर है कि लॉग के साथ जो भी होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाते हैं। तो सेकंड पार्ट आई अज्यूम कि अब आप घर पे कर लेंगे। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक तो पूछ लो, समझ में आ गया सबको अच्छे से? बिल्कुल Yes, क्लियर sir. होना चाहिए है ना? मतलब देखो, सर एक डाउट है हाँ बोलो, सर, ये नंबर लाइन पर अरेंज करना नहीं आ रहा सर ये। क्या चीज? ये वाला हाँ सर, असेंडिंग ऑर्डर वाला। असेंडिंग ऑर्डर, देख पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नाप लो कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 है ना, तो अगर हम पाई बाय 6 की वैल्यू देखें तो पाई बाय 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 3.14 अपॉन 6, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.5 समथिंग। तो नंबर लाइन पे जहां 0.5 होगा वहां पे पाई बाय 6 प्लॉट कर दो। पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 अपॉन 4, यानी कि 0.78 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो ये 0.5 हो गया, ये 0.78 हो गया, फिर 1 आ गया। ऐसे ही पाई बाय 2 की वैल्यू होगी 1.57, इस तरह से
वैसे इनको तो आपस में भी चेक कर सकते हो कि पाई बाय 6 30 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री होता है, तो पाई बाय 4 इससे तो बड़ा ही है। ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका है 150 डिग्री, ये एंगल है आपका 225 डिग्रीज। पाई को उसमें डिग्रीज में कन्वर्ट करके, तो पाई वाले टर्म्स तो आपस में कंपेयर हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ पे होती है, पाई वाले टर्म को 4 से कंपेयर करना है कि अब ये 5 पाई बाय 4 बड़ा होगा या 4 बड़ा होगा। तो भाई 5 पाई बाय 4 की वैल्यू होगी 5 इंटू 3.14 अपॉन 4। नाउ दिस वैल्यू विल बी स्लाइटली लेस देन 4, ये 15.14 अपॉन 4 आएगा, 15.14 अपॉन 4। तो 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है ये, तो बस 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू तो हो गई बात, 4 से पहले लगेगा। ऐसे देखना है। पाई वाले को तो आपस में कन्वर्ट कर लो, डिग्रीज में सोच सकते हो, पाई के टर्म्स आपस में कंपेयर करने तो डिग्री में कन्वर्ट करके सोच ले। और यदि पाई को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करना है, रियल वैल्यू से, 1 से 4 से 2 से, तो फिर पाई की वैल्यू 3.14 डाल के नाप लो कि कौन पहले आएगा। बस यही तो देखना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक बार अपने आप प्रयास करके देखना कि कुछ वैल्यूज को लेके कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। स्पीड बाद में बनेगी, पहले समझ में आना चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है इनको आप जब दोबारा करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में देखना पड़े। देख लो, एक साथ सारे कर लो, फिर दोबारा से करो बगैर देखे उनको, तब होने चाहिए। तो ये बच्चों देखो, ये वही सब क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आपसे डोमेन पूछिए, तो मैं एक सेकंड पार्ट कर देता हूँ, जल्दी से देख लो उसको, है ना। आई विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। जो भी बच्चों जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए ग्रुप पे नहीं आएगी, अलग से मुझे मैसेज कर देना, अपना नाम लिख के दे देना, तो मैं भेज दूंगा, है ना। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इट हैज टू बी डन ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड डू नॉट मेक इट अ हैबिट। मतलब कोशिश करो कि रिकॉर्डिंग अवॉइड कर सके तो अच्छा है, थोड़ा सा प्रेशर रखो कि हमें क्लास में ही सीखना है। 3% बैटरी बची है, अरे यार। चलो बच्चों, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। सबसे पहले कंडीशंस, tan x plus 1 upon 2 to the power x minus 4 should be greater than equal to 0, and 2 pi x minus x square should be greater than equal to 0, and 2 to the power x minus 4 should not be equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो ये तीन कंडीशंस आती हैं, इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो इससे तो बच्चों आ जाएगा x should not be equal to 2, ये तो बात खत्म हो गई, x not equal to 2। इस पे चलते हैं, x into 2 pi minus x greater than equal to 0, नंबर लाइन बनाते हैं, 0 2 पाई, चेक करके देख लो, मैंने 3 पाई रख के देखा है, तो 3 पाई रखने पे ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। और ध्यान रखना, इस इंटरवल में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 इस इंटरवल में आता है, दिस इज 6.28, 0 से 6.28 इंटरवल है, इसमें 2 आएगा, तो वो 2 हमको हटाना होगा आखिरी में। एक आपके पास बना tan x plus 1 अपॉन 2 की पावर x minus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो अभी हमने सीखा था, हमें इसकी साइन स्कीम बनानी पड़ेगी। तो साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, अब ध्यान रखिएगा कि x तो 0 से 2 पाई फिक्स हो चुका है, x की वैल्यू तो 0 से 2 पाई फिक्स हो गई है ना। तो इसमें देखोगे न्यूमरेटर 0 कब होगा, तो न्यूमरेटर 0 होगा जब tan x की वैल्यू -1 होगी, यानी कि 3 पाई बाय 4 और एक बनेगी 7 पाई बाय 4, पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, फिर डिनोमिनेटर 0 कहाँ कहाँ बनेगा, x equal to 2 की पावर x minus 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2, और एक tan x नॉट डिफाइंड। 5/2 and 3/2। ये दो वैल्यूज जहां tan x डिफाइंड नहीं होगा। और अब हम इसकी नंबर लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक। तो चलो, इंटरवल बच्चों 0 से 2 पाई है, ध्यान रखिएगा 0 पे क्लोज है, तो अब की बार यहाँ पे 0 पे क्लोज कर देंगे सॉलिड सर्कल, और 2 पाई पे भी क्लोज कर देते हैं, ये सॉलिड सर्कल हो गया। और अब आपको आगे चाहिए न्यूमरेटर कहाँ कहाँ 0 होगा, 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4।
तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू लगेगी इन सब में? सबसे छोटी, ये 5 वैल्यूज हैं, तो सबसे छोटी आएगी π/2 है ना। यस सर। उसके बाद ये वैल्यू खत्म हो गई, फिर अगली बनेगी कौन सी? 2, 3π/4। 3π/4 या 2? हाँ 2 यस सर 2। फिर लगेगी 3π/4, फिर π/2 3π/2 सर। ये भी खत्म। फिर 3π/2 और 7π/4, तो इनको तो हम रेडियन में बदल लेते हैं। ये है आपका 270 डिग्रीज और ये है 45 × 7, 315 डिग्री। तो 3π/2 पहले लगेगा और फिर आपका लगेगा 7π/4। तो ये नंबर लाइन बन गई। अब कोई भी एक वैल्यू पे डाल के देख लेते हैं हम, यहां से कोई वैल्यू उठा लेते हैं, लेट्स से π/4 पे चेक कर लेते हैं। π/4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि tan है, आसानी से पता चल जाएगा। tan यहाँ पे आप π/4 रखोगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे x को 2 रखने पे ये बनता 0, 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये 4 से छोटा बनेगा। π/4 2 से छोटा होता है तो इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव। ओवरऑल ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। यहाँ लगा देते हैं नेगेटिव साइन और यहाँ लगा देते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन स्कीम आ गई। अब एक बार चेक कर लो कि हमने कोई गलती तो नहीं करी ना। अच्छा अब देखो, ये x नॉट इक्वल टू 2 था तो ये तो ऑलरेडी हॉलो सर्कल बन ही गया। 0 से 2π आपने ऑलरेडी कवर कर लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे अब प्रैक्टिकली इसकी और इसकी जरूरत नहीं है। बाकी सब तो हमने इसमें कवर, नंबर लाइन से आपको सब कुछ दिख गया है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, आपको चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर है? x x बिलोंग्स टू π/2 से 2 यूनियन क्लोज 3π/4 से ओपन 3π/2 यूनियन क्लोज 7π/4 से क्लोज 2π। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये है बच्चों, तो मजेदार सी चीज है, आसान सा कंसेप्ट है। अब ये वैसे टफ है मतलब लेकिन मुझे भरोसा है मतलब कि आप लोग कर लोगे। आप लोग को जितना अपने आप पर, उससे ज्यादा मुझे भरोसा है आप लोग पे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस सर, मतलब टफ तो नहीं लग रहा। टफ नहीं है ना, तो बस ये आपको लग रहा है। लेकिन अभी आप अपने किसी मित्र से पूछोगे ना, जिसने, हो सकता है कई कोचिंग में फंक्शन और डोमेन बच्चे बोलेंगे हमको तो डोमेन एक दिन में पढ़ा दी, तो अब एक दिन में पढ़ा दी, आप उनको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन दे देना, चाहो तो ये सेकंड वाला ही दे देना और उनसे पूछना इसका आंसर क्या आएगा, तो फिर देखना कि कितने लोग कर पाते हैं। डोमेन पढ़ाने में हम भी एक दिन में पढ़ा देते हैं, जैसे क्रैश कोर्स चलता है, क्रैश कोर्स में हम 40 दिन में पूरा कोर्स पढ़ा देते हैं। लेकिन उसमें वो मजेदारी वाली बात नहीं है। जब पढ़ रहे हो आईटी के लिए पढ़ रहे हो, अच्छी रैंक के लिए पढ़ रहे हो, तो सब कुछ पढ़ो फिर। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस तो आपके वैसे भी 11th का चैप्टर है ही, इसमें तो सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने एक, आप ये भी तो देखो कि साथ में 11th का चैप्टर भी तो साथ में कवर हो रहा है थोड़ा सा। आपका लॉगरिथमिक इनइक्वेशन थोड़ा सा कवर हो गया ना, वो भी तो 11th का ही चैप्टर है। तो बहुत सारी 11th की चीजें भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमको समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन कंसेप्चुअली वी आर मच सुपीरियर देन एनी ऑफ द स्टूडेंट जो दूसरी कोचिंग में पढ़ते हो। मैं वापस से टॉप 10 टॉप 15 बच्चों की बात नहीं कर रहा जयपुर की। आप बोलोगे साहब वो फलाना एसआरजी बैच के टॉप 15 बच्चे, तो उनकी अलग बात है यार, वो तो ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पढ़ा रखा है अलग से 15 बच्चों को। तो लेकिन नॉर्मली जो आपसे थोड़े से ऊपर बच्चे रहे होंगे, अब आप उनसे ज्यादा जानने लग जाओगे डोमेन में। तो यहाँ तक बच्चों अगर सब चीज क्लियर है तो विल वाइंड अप द सेशन। काफी थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन चलो मुझे तसल्ली है, कम से कम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई बात। तो अगली बार हम क्या करेंगे, एक तो आपको पहले मैं असाइनमेंट बता देता हूँ आपको कौन सा करना है। तो बच्चों आप एक काम ये करना कि आपको वो जो डोमेन 3 वाला असाइनमेंट है ना, जिससे हम कर रहे थे, एक डोमेन ऑफ फंक्शंस 3 होगा, 2 नहीं। हमने अभी तक जो जो कर लिया है वो बता देता हूँ। मैंने डोमेन ऑफ फंक्शंस 1 कर लिया था, ये आप लोग को कंप्लीट करने को मैंने दिया था पिछली क्लास में, पिछले से पिछली क्लास में, ये हम कर चुके हैं। अब आपको डोमेन ऑफ फंक्शंस 3 कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करो, प्रयास करो जितना हो जाए। और इसमें कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक तो सारे होने चाहिए आपसे। अगर समझ में आ गया तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिए हैं, लेकिन पहले आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद स्पीड से काम करना, ये सोच के कि हमसे सारे क्वेश्चन जल्दी से हो जाएं। मुझे इस चीज की चिंता नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, मुझे चिंता इस चीज की कि स्पीड कैसे बनेगी। तो स्पीड कैसे बनेगी, जब बार बार एक ही चीज को करोगे। मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल में अलग तरह के क्वेश्चन है बिल्कुल, वो हम बाद में करेंगे ही, लेकिन पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो,
करी हुई चीजों को बार बार समझो, स्पीड डेवलप करो, सोचने का तरीका तेज हो, एंगल ढूंढने तेजी से आते हो, असेंडिंग ऑर्डर में तेजी से लगाना आता हो चीजों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है गाइस, तो चलो फिर विल मीट डे आफ्टर टुमारो। इन द मीन टाइम विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 12। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और वो बहुत जरूरी है ना, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जो मदद चाहिए हम तैयार हैं करने को। आप बोलोगे कि सर अलग से मुझे रात को 8 बजे एक आधे घंटे का जूम सेशन डाउट्स के लिए ले लो, मुझे बता देना, मैं ले लूंगा। आपको कोई कंसेप्ट दोबारा से सीखना है, आप मुझे बता दो, मैं पढ़ा दूंगा शाम के समय भी। लेकिन रिजल्ट चाहिए हमको, है ना, आपको भी रिजल्ट चाहिए, हमको भी चाहिए। तो लेट्स फाइट फॉर द रिजल्ट टुगेदर। ठीक है बच्चों, चलो फिर बाय, टेक केयर एंड विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.